नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास दवे मध्य प्रदेश शासन की साहित्य अकादमी में इस समय निदेशक का दायित्व निर्वाह करता हूं और बच्चों की एक पत्रिका में विगत 28-30 वर्षों से संपादन का काम कर रहा हूं। बच्चों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सबसे चर्चा करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत अपने विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण विषय होता है प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में यूँ तो हम सब लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ हैं। मुंशी प्रेमचंद जी को नाम लेते ही संभवतः साहित्य का कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं रहता जो सहज रूप से जानता पहचानता न हो, क्योंकि वे एक नींव के पत्थर थे, माइलस्टोन माने जाते हैं। और विशेष करके गद्य साहित्य में उपन्यास विधा, कहानी विधा, इन विधाओं में उनका जबरदस्त हस्तक्षेप माना जाता रहा। एक लंबे समय से हिंदी साहित्य का जो शोध क्षेत्र है उसमें हम देखते हैं कि प्रेमचंद जी के साहित्य पर आधारित शोध के इतने कार्य संपन्न हुए हैं कि उनको देख करके सहज ही किसी साहित्यकार को ईर्ष्या भी हो सकती है, किसी साहित्यकार को ये भी लग सकता है कि आदर्श साहित्यकार कैसा हो सकता है। तो आज हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित करके। स्वाभाविक रूप से जब हम किसी साहित्यकार की, रचनाकार की, उसकी रचना धर्मिता की बात करते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि उस व्यक्ति का लेखन यदि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। उसका कारण हम खोजते हैं और इसका कारण खोजने के लिए एक सामान्य प्रक्रिया ये होती है कि हम उस रचनाकार के जीवन वृत्त को खंगालना प्रारंभ करते हैं। हम सब जानते हैं हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते कि कोई भी रचनाकार जब रचना कर्म करता है तो उसके रचना कर्म पर उसके समकाल का प्रभाव हमको दिखाई देता है। क्योंकि साहित्य में सबसे श्रेष्ठ साहित्य वो माना जाता है जो भोगा हुआ यथार्थ हो, अर्थात जिसके यथार्थ को जीवन में लेखक ने आत्मसात किया हो, उसने स्वयं ने देखा हो, उसने स्वयं ने भोगा हो। तो इसलिए प्रेमचंद जी के पूरे साहित्य का अवगाहन करने के भिन्न भिन्न प्रयास अनेक कालांश के माध्यम से होंगे ही, लेकिन हम उससे पहले प्रेमचंद ने जो कुछ लिखा वो क्यों लिखा, आखिरकार उनके जीवन का ऐसा कौन सा हिस्सा था जिसका प्रभाव उनके साहित्य पर लगातार पड़ता रहा। तो इसके लिए आज हम इस कालांश में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। आप सबको ध्यान में आता होगा कि 31 जुलाई 1880 ये वो समय था जिसे हम सब लोग हिंदी साहित्य में भारतेंदु काल के नाम से जानते हैं। अर्थात राष्ट्रीय चेतना का ज्वार सा संपूर्ण राष्ट्र में हमको उस समय दिखाई देता है। एक और स्वातंत्र समर का समय, और उसी युग में जन्म लेता है वाराणसी के पास में एक छोटे से ग्राम लम्ही में यह बालक। कई बार हमको लगता होगा कि उनके नाम के साथ मुंशी क्यों जुड़ा, इसकी बड़ी एक रोचक कथा है। वास्तव में हुआ यह कि उनके पिताजी आदरणीय अजैब लाल जी डाक मुंशी थे और इसलिए सहज भाव से उस युग में डाक मुंशी चूंकि एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ करते थे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में लगभग प्रत्येक घर में संपर्क रखते थे। हर व्यक्ति की सुख दुख की सूचनाएं जिस व्यक्ति के माध्यम से पहुंचा करती थी, ऐसे मुंशी अजैब लाल जी थे और इसलिए सहज रूप से समाज के लोग उन्हें मुंशी जी कहकर के पुकारा करते थे। और यहीं से हमारे वरेण्य साहित्यकार प्रेमचंद जी के नाम के साथ एक ऐसा शब्द जुड़ गया जो उनकी पहचान बन गया, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कहा जाता है कि मैं पिछले दिनों अपने प्रवास के क्रम में लम्ही ग्राम गया था। मुझे सौभाग्य मिला कि उनकी परिवार परंपरा में इस समय चौथी पीढ़ी के जो लोग हैं उनसे मेरी प्रत्यक्ष भेंट भी हुई और मैंने मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म स्थान को भी देखा। और न केवल जन्म स्थान को देखा बल्कि उनके घर के एक एक कमरे को घूम करके उस मिट्टी को दरअसल अपने मस्तक पर लगाया, प्रणाम किया। और मुझे लगा कि जिस महामना को इस धरती ने जन्म दिया है, जिसके कारण से भारतीय साहित्य की, हिंदी साहित्य की केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहचान बनी है, ऐसे व्यक्ति के जन्म स्थान को मैं साहित्य का तीर्थ मानता हूँ। एक बड़ी अच्छी सी प्रतिमा का वहाँ पर प्रतिष्ठापन हुआ है और उस मूर्ति को भी मैंने प्रणाम किया, अपनी पुष्पांजलि वहाँ पर अर्पित की थी। तो मैं बात कर रहा था कि लम्ही ग्राम में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए उनको, चूंकि निकटतम बड़ा नगर वाराणसी ही था, इसलिए वाराणसी भेज दिया गया। वाराणसी में उनकी शिक्षा का माध्यम तय करते समय सामान्यतया ये विचार किया गया कि भाई उस समय फारसी और उर्दू का बड़ा प्रचलन था
और सामान्यतया उस समय साहित्य का सृजन भी फारसी उर्दू में अधिक हो रहा था। लेकिन साहित्य सृजन के कारण से नहीं, बल्कि सुविधा के कारण से, चूंकि उस समय प्रत्येक शासकीय विद्यालय में और यहाँ तक कि कई प्राइवेट स्कूल जो कि मिशनरी के माध्यम से संचालित होते थे, उनमें भी अंग्रेजी और हिंदी के साथ साथ फारसी और उर्दू को भी माध्यम के रूप में उपयोग में लाया जाता था। और इसलिए प्रेमचंद जी की जो प्राथमिक शिक्षा हुई थी, विद्यालयीन शिक्षा हुई थी, वह फारसी और उर्दू माध्यम से हुई थी। और इसलिए जीवन भर हम कई बार इस बात की चर्चा भी करते हैं कि बाल्यकाल में हमारा अध्ययन जिस माध्यम से, जिस मीडियम से होता है, उसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर बड़ा गहरा होता है। और इसीलिए मुंशी प्रेमचंद जी ने बाद के समय में हम देखते हैं कि जब वे बड़े हुए, लेखन कर्म में उतरे, तो ये उर्दू और फारसी उनके साथ लगातार बनी रही। उनके जीवन के संघर्षों की अगर हम बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि 1880 में जन्मा यह बालक मुश्किल से 10 वर्ष के थे। 1890 का वर्ष चल रहा था और अचानक माता जी का स्वर्गवास हो गया। माँ का चले जाना इस बालक के जीवन में एक बड़ा दुख का कारण बना। और यहाँ से साहित्यकार को जो सबसे महत्वपूर्ण गुण चाहिए होता है, संवेदना का, करुणा का। हम लोग कहते हैं ना कि करुणा से पहली कविता पैदा हुई। माँ निषाद प्रतिष्ठान के माध्यम से वाल्मीकि को हम पहला कवि कहते हैं। और उसी बात को प्रकारांतर से ये भी कहा गया कि विरही होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। ठीक यही प्रक्रिया प्रेमचंद जी के जीवन में चल रही थी। माँ से विछोह, और इतने बाल्यकाल में 10 वर्ष के बच्चे की क्या अवस्था होती है। और माँ का स्वर्गवास हुआ। जैसे तैसे इन संघर्षों के काल से लगातार बाहर आने का प्रयास प्रेमचंद जी कर रहे थे। अभी 8वीं तक की पढ़ाई उनकी हुई ही थी और गोरखपुर में रह कर के उन्होंने ये जो परीक्षा पास की अपनी स्कूल शिक्षा की, उसके बाद वाराणसी के क्वींस कॉलेज में उनको प्रवेश दिलवाया गया। क्वींस कॉलेज में जैसे ही प्रवेश लिया तो आगे की कक्षा 9वीं की परीक्षा उनकी प्रारंभ हुई और वो सारी पढ़ाई वो लगातार कर रहे थे। उस युग में सामान्यतः विवाह जल्दी हुआ करते थे और इसलिए मात्र 15 वर्ष की अवस्था में प्रेमचंद जी की इच्छा के विपरीत परिवार के लोगों के आग्रह के कारण से उनका विवाह हो गया। आप कल्पना करिए कि उस युग में प्रेमचंद जैसा स्वाध्यायी वृत्ति का बालक या कहें युवा तरुण, जिसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर था, जिनके लिए संभवतः सृष्टि ने कोई एक महत्वपूर्ण काम तय किया हुआ था, वे इस गृहस्थी को पचा नहीं पा रहे थे। और इस कालांश में मुझे लगता है उस विषय पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस पहली पत्नी के व्यवहार पक्ष के कारण से प्रेमचंद जी बहुत आहत थे और अनेक स्थानों पर उन्होंने अपने लेखों में इस बात का उल्लेख किया। आत्मकथात्मक जो उनके लेख मिलते हैं, बाद में कई शोधार्थियों ने इस विषय पर जब पढ़ा लिखा, उस युग के अन्य साहित्यकारों के उनके परिचयात्मक आलेख में जो वर्णन आता है, तो ये ध्यान में आया कि प्रेमचंद जी का अधिकांश समय घर से बाहर निकलने लगा। मित्र मंडली में उठते बैठते थे, लगातार उनका समय बाहर व्यतीत होता था। और इस बात को लेकर उनकी मित्र मंडली के लोग भी इस बात की चर्चा करते थे कि वास्तव में प्रेमचंद के साथ यह ठीक नहीं हुआ, उनके मन के अनुकूल यह निर्णय नहीं हुआ। अभी माँ से विछोह का समय बमुश्किल 7 वर्ष और बीते थे कि 1897 में उनका सबसे महत्वपूर्ण संबल जो थे, उनकी ताकत, उनके आत्मविश्वास का कारक, उनके पिताजी भी चले गए। और आदरणीय मुंशी जी के चले जाने के बाद से प्रेमचंद अपने आप को बहुत अकेला अनुभव करने लगे। इतनी कम उम्र और उस पर उनकी जो विमाता थी, विमाता का खर्च भी उन पर आ गया, उनके छोटे भाई और उनकी पत्नी, इन सब का खर्च निकालना उनके लिए बड़ा कठिन होने लगा। और संयोग से ऐसा कहते हैं कि ईश्वर सहयोग करते ही हैं, तो चुनार के मिशन स्कूल में उनको मास्टर की नौकरी मिल गई। ये जो मास्टर का लेबल प्रेमचंद जी के साथ लगा, हमको याद आता है कि अब प्रेमचंद जी की मृत्यु के समय के एक आलेख को हम याद करते हैं क्या? एक बहुत वरेण्य साहित्यकार ने प्रेमचंद जी की मृत्यु की अंतिम यात्रा का विवरण देते हुए, ई बनारसी रंग आहे की चर्चा करते हुए ये कहा था कि सड़क के किनारे बैठा हुआ एक व्यक्ति देखता है कि किसी की अंतिम यात्रा जा रही है और उस शव यात्रा को देख कर के वो दोनों लोग बात कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति कहता है लगता है कि कोई मास्टर मर गया है। एक करुणा पैदा करता है ये वाक्य। मुंशी प्रेमचंद जी का जो व्यक्तिगत जीवन था, उस व्यक्तिगत जीवन में लगातार संघर्ष चल रहे थे, लेकिन उस युग का जो सबसे बड़ा प्रभाव मुंशी प्रेमचंद जी पर दिखाई देता था वो था राष्ट्रीय चेतना का।
एक बहुत मनोरंजक घटनाक्रम भी कह सकते हैं या बड़ा प्रेरक घटनाक्रम भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो युग अंग्रेजी युग था। अंग्रेजी सत्ता, बरतानिया हुकूमत उस समय हमारे देश पर लगातार दमन चक्र चला रही थी। उस युग में जब हमारे इस चुनार के मिशन स्कूल में वे मास्टर थे, तो अनायास ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ों की एक टीम के साथ भारतीय बच्चे, शिक्षक, इन सब की एक फुटबॉल टीम का मैच हुआ। और इस मैच में जैसा कि आमतौर पर होता है, खेल खेल में कई बार छोटे मोटे वाद विवाद भी हो जाते हैं, लेकिन वाद विवाद होते ही मुंशी प्रेमचंद जी, चूँकि उस समय तरुण भी थे, थोड़ा जोश भी था, और इनकी टीम ने गोरों की जमकर मैदान पर धुनाई कर दी। राष्ट्रीय चेतना का ये भाव मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तिगत जीवन पर केवल इस घटनाक्रम में दिखाई देता है ऐसा नहीं है। इसके कारण नौकरी भी छोड़ना पड़ी, लेकिन नौकरी छोड़ना स्वीकार हुआ। गोरों से मात नहीं खाएंगे, उनसे हार नहीं मानेंगे, ये जो एक जज्बा था उनके मन में, उसकी जीत हम इस प्रसंग में देखते हैं। और बाद के समय में 1906 में उन्होंने अंततः मुंशी देवी प्रसाद जी की एक बाल विधवा बालिका बेटी थी, शिवरानी देवी, उनसे विवाह कर लिया। मित्रों, मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि उस युग में मुंशी प्रेमचंद जी का ये क्रांतिकारी व्यक्तित्व ही था कि उन्होंने एक बाल विधवा बालिका से शादी की। उस समय उनकी अवस्था की ही थी, वो तरुण हो चुकी थी, लेकिन किसी बाल विधवा से शादी करना ये उस युग का एक क्रांतिकारी कदम था। और जैसा कि उस समय सब लोगों को पता था, परिवार की सहमति नहीं मिलेगी, परिवार साथ नहीं खड़ा होगा, और इसलिए केवल उनके एक भाई और उनके कुछ दोस्त उपस्थित रहे और ये शादी हुई। और ईश्वर की कृपा ये रही कि फिर इसके बाद उनका जो गृहस्थ जीवन था वो लगातार बहुत अच्छा चलता रहा। बाद में चल करके उन्होंने जमाना अखबार में संपादकीय विभाग से वे जुड़े और रफ्तार जमाना से एक बहुत अच्छा स्तंभ बहुत प्रसिद्ध हुआ, जो मुंशी प्रेमचंद जी की पहचान बनाने में कामयाब रहा। उस युग के राजनीतिक परिदृश्य को जब हम देखते हैं और मुंशी प्रेमचंद जी के बाद के जीवन का पूरा लेखन, इन दोनों को जब हम सामने रखते हैं तो एक बड़ी आश्चर्यजनक बात हमको दिखाई देती है। हम जानते हैं उस समय कांग्रेस में नरम दल और गरम दल दोनों थे। स्वाभाविक रूप से इधर गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो तिलक जी थे, गांधी जी थे, नेहरू जी थे, ये एक युग चल रहा था। आश्चर्यजनक रूप से मुंशी प्रेमचंद जी तिलक जी से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे, उनके समर्थक रहे, जबकि मुंशी प्रेमचंद जी का बाद का पूरा लेखन हम देखते हैं, उनके उपन्यासों के पात्र, उनके कहानी के पात्र, ये सब गांधी दर्शन से प्रभावित दिखाई देते, अर्थात नरम दल के विचार से। लेकिन वे तिलक जी के समर्थक थे, ये एक वास्तविकता है, एक सच है। 1909 तक वे अध्यापक की नौकरी में फिर से आ गए थे, शासकीय सेवा में आ गए। 1909 तक वो अपनी इस मास्टरी की नौकरी से प्रमोट हुए और सब डेप्यूटी ऑफिसर हो गए। जब वे शिक्षा विभाग के अधिकारी हो गए तो उनका घूमना फिरना बढ़ गया, और इस घूमने फिरने के कारण से वो भारत के समाज को निकट से देखने लगे और इस समाज की सारी समस्याएं उनके ध्यान में आने लगी। हम देखते हैं ना कि प्रेमचंद जी के जितने पात्र हैं, उन सारे पात्रों को कहीं ना कहीं उन्होंने अपने निजी जीवन में लगातार देखा है, और इसलिए इस भोगे हुए यथार्थ को वो लगातार लिखते रहे। इस बीच में उनका लम्ही जाना आना बना रहा, इस बीच में उन्होंने घर भी पक्का बनवा लिया। ये बात मैं विशेष तौर पर इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार प्रेमचंद का फटा जूता इस शीर्षक के कारण से हम लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि प्रेमचंद जी बहुत गरीब अवस्था के थे। प्रारंभ में संघर्ष जरूर रहा, लेकिन परम श्रद्धेय कमल किशोर जी गोयनका ने जितना शोध कार्य संपन्न किया है प्रेमचंद जी पर, उन्होंने इस बात को बड़े सहज रूप से सिद्ध किया। उनके पास तो प्रेमचंद जी की पासबुक तक थी बैंक की, और उन्होंने बताया कि प्रेमचंद जी का वेतन बहुत अच्छा था उस युग में, उनको लेखन के कारण से बहुत अच्छी रॉयल्टी मिलती थी, और इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपना घर भी पक्का बना लिया था। इस बीच में उन्होंने सप्त सरोज लिख करके तैयार कर ली थी। बाज़ार हुस्न उर्दू में आ ही चुकी थी, उसी का हिंदी भावानुवाद कह सकते हैं सेवा सदन, वो भी प्रकाशित हो गया था। उसके बाद तो फिर मुंशी प्रेमचंद जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गोदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, ये सब के सब इतने महत्वपूर्ण प्रकाशन थे कि हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन की ये सब पहचान बन करके रह गए। 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में ही मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी भौतिक देह का त्याग किया, और मुझे लगता है कि ये हिंदी साहित्य जगत का इतना बड़ा नुकसान रहा, इतनी बड़ी हानि रही। और जैसा मैंने बताया कि उनकी अंतिम यात्रा का जहाँ उल्लेख आता है, और जब एक सामान्य व्यक्ति कहता है कि लगता है कि कोई मास्टर मर गया है, एक करुणा पैदा करता है ये वाक्य।
और मुंशी प्रेमचंद जी का पूरा जीवन एक अध्यापक का जीवन था, एक साहित्यकार का जीवन था, एक संघर्षमय जीवन था। आइए प्रेमचंद जी के जीवन से हम लगातार कुछ सीख सकते हैं, कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये तो छोटा सा कालांश था, कुछ संकेत सूत्र मैंने आपको दिए हैं, विस्तार से उनका जीवन चरित्र जरूर पढ़िए, उससे प्रेरणा प्राप्त करिए। धन्यवाद, नमस्कार।